All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Chitraksh. Hi, Karthik. Just a minute. Good morning, Pratik. Good morning, Jyot. Yeah, hi, Ria. All right. लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसमें कुछ कोई क्वेश्चन कोई डाउट? We had talked about drawing these graphs. All right. So ये वाले ग्राफ्स आप लोगों को सबको समझ में आए थे? How we go about drawing them? For any orbital अभी आप ये पहले दो ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो? Psi versus r and psi square versus r. What does the psi versus r graph tell us? It tells us about the amplitude of the wave function. And what does the psi square graph tell us? It tells us about the probability density. Apart from these two, I had asked about this third graph, or I had mentioned about this third graph also, that is psi square r 4 pi r square versus r. ये वाला ग्राफ जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? What was the name given to this third graph? Radial probability distribution. और ये ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है that area under the graph gives us the probability of finding the electron, right? तो अब आप नोटिस करना, इस वाले ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स तो इसमें भी पैटर्न्स रहेंगे, ठीक है? नोटिस करना वो पैटर्न्स कैसे रहेंगे। यहाँ पर जैसे ऊपर साई वर्सेस आर वाला ग्राफ के बारे में हमने पैटर्न्स ऑब्जर्व करे थे, तो उसी तरीके से ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ है, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, इस वाले ग्राफ में what we will find is that for all orbitals, be it s orbital, p orbital, d orbital, किसी भी orbital के लिए the graph starts from origin. That is psi square r into 4 pi r square का value will be 0 at r equal to 0. And I think आप वो समझ भी सकते हो ऐसा क्यों होगा, because if you look at this value, इसमें ये r square का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड है या फिर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम बोल रहे हैं वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होने वाला है एट आर इक्वल टू जीरो, द ग्राफ इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें रहेगा, ठीक है? जो पहला बुलेट पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इन केस ऑफ द थर्ड ग्राफ, ऑल द ग्राफ्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? दूसरा बुलेट पॉइंट एज इट इज यूज होगा बिकॉज फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस the probability of finding the electron would be zero or would be approaching zero. So ये जो ग्राफ रहेगा this will also be approaching zero. And third point भी यहाँ पर valid रहेगा, जहाँ जहाँ पर रेडियल नोड्स होंगे वहाँ वहाँ पर probability of finding the electron zero आएगा, ठीक है? तो with these three points in mind हम लोग स्टार्ट करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना। फॉर 1s ऑर्बिटल कैसा रहेगा ये ग्राफ? एनी गेस हाउ वुड दिस ग्राफ लुक लाइक फॉर 1s ऑर्बिटल?
Sir, it would be a negative parabola, I guess. ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना, एंड फार फार अवे भी इट विल अप्रोच जीरो. ठीक है, बीच में क्या कोई रेडियल नोड है 1s में? देयर इज नो रेडियल नोड. तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? ये ग्राफ उठेगा और फिर वापस से डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा. इस तरीके से ये ग्राफ रहेगा. ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली नोटिस करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू योरसेल्फ ड्रॉ दैट बाय योरसेल्फ, तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेव फंक्शन लो. ठीक है, वेव फंक्शन कैसा रहेगा 1s ऑर्बिटल का? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. लास्ट क्लास में आपने 1s का वेव फंक्शन लिखा भी था. ये वेव 1s का वेव फंक्शन है. ये कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, और ये क्या है? e की पावर -2r, है ना. इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर e की पावर -4r हो जाएगा, है ना. इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कांस्टेंट टाइम e की पावर -4r इंटू आर स्क्वायर. ये बेसिकली आपका वाई एक्सिस पे रहेगा. तो कभी आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी है जहां पर y एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x का फंक्शन हो? इसमें क्या होता है, ग्राफ में आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ता है ये वाला पार्ट इंक्रीज होता है और ये वाला पार्ट डिक्रीज होता है. ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो स्टार्टिंग में ग्राफ ये वाला पार्ट डोमिनेट करता है. स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर डोमिनेट करता है, ग्राफ इंक्रीज करता है, एंड देन एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट डोमिनेट करने लग जाता है एंड ग्राफ डिक्रीज करने लग जाता है. इस वजह से ये ऐसा ग्राफ आता है. ठीक है, समझ में आया ये 1s का ग्राफ कैसा है, क्यों है? Is this Sir, clear? I understood the first logic that it has no radial node, so it won't cut the x-axis. But I didn't understand this what you explained now. लाइक रेडियल नोड नहीं है ना 1s ऑर्बिटल में, तो हाँ प्रोबेबिलिटी सर, जीरो नहीं होगी ना कहीं पे बीच में. हाँ. तो ये ग्राफ कट नहीं करेगा ना यहाँ पर. Yes, sir, I understood that. I didn't understand this k into e raised to -4r thing. अच्छा अच्छा, वो मैंने क्या करा आपको, मैंने बोला कि जिन बच्चों को ये नेचर समझना है कि ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करा, ठीक है, कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस, वो तो समझ में आया. ठीक है, बट अगर आपको समझना है कि इंक्रीज करा और फिर डिक्रीज करा क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने उसके लिए आपको सीधे सीधे मैथमेटिकल फंक्शन दिखा दिया. ये जो 1s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन था, ठीक है, वो मैंने आपके सामने दिखाया. क्या था 1s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन? ये अपन ने लास्ट क्लास में लिखा भी था. आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको याद हो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. ये 1s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन है, राइट. इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, राइट. इनसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये चीज स्क्वायर हो जाएगी. इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r square by a नहीं, आर naught स्क्वायर square. नहीं होगा. e की पावर -2r a0 का स्क्वायर जब करोगे तो इट विल बी e की पावर -4r बाय a0. दैट्स इट. Okay. ठीक है, मतलब ये पावर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है ना. अच्छा, yeah, sorry. तो ये चीज आपका y एक्सिस पे है, e की पावर -4r बाय a0. और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले ग्राफ में? वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 4πr स्क्वायर, Yes, sir. है ना. 4π तो फिर भी कांस्टेंट है, तो e की पावर -4r इंटू आर स्क्वायर जैसा मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ये हम प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो इट इज लाइक Yes. ड्राइंग y इज इक्वल टू k x स्क्वायर इंटू e की पावर -x का ग्राफ. तो ये ग्राफ Yes. कैसा होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया दैट इसमें x इंक्रीज करने पर, लाइक इफ आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट ऑन द x एक्सिस, x इंक्रीज करने पर ये x स्क्वायर वाला टर्म बढ़ता है और e की पावर -x वाला टर्म घटता है. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग में फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ x, दिस इज द पार्ट दैट डोमिनेट्स, x स्क्वायर वाला पार्ट, इसलिए ग्राफ इंक्रीज करता है. ठीक है, देन बियॉन्ड सर्टेन वैल्यूज ये e की पावर -x वाला पार्ट डोमिनेट करने लग जाएगा एंड ग्राफ डिक्रीज करने लग जाएगा. इसके लिए ऐसा Understood. ग्राफ मिलता है. ठीक है, Yes, sir. Thank you.
सो ये वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप नोटिस करोगे यहाँ पर 1s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। दिस इज द ग्राफ दैट वी ड्रॉ फॉर 1s ऑर्बिटल। अब इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, ठीक है। इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को रीड कैसे करा जाता है, इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इफ आई ड्रॉ the area of a thin strip at this location, what will that give me? It will give me the probability of finding the electron around that location, ठीक है। मतलब आप पूछोगे कि सर 0.1 एंगस्ट्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम पर क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो मैं बोलूंगा लेट मी टेक 0.1 एंगस्ट्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम एंड उसके पास में आई विल हैव टू फाइंड अ स्मॉल एरिया, ठीक है, से 0.1 से लेकर 0.11 एंगस्ट्रॉम या 0.101 एंगस्ट्रॉम, उस के बीच में मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा और बोलूंगा that will be the probability of finding the electron around 0.1 angstrom from the nucleus, ठीक है। If I ask you what is the probability of finding the electron at 1 angstrom, ठीक है, I will say I will not be able to tell you at 1 angstrom exactly, but you give me some small interval around 1 angstrom. So you say sir 1 angstrom से लेकर 1.01 angstrom के बीच में, तो I will say okay ये 1 angstrom है, ये 1.01 एंगस्ट्रॉम है, और इसके बीच में जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया हाउ टू रीड दिस ग्राफ? इफ यू आस्क मी सर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 0.2 एंगस्ट्रॉम एंड 0.7 एंगस्ट्रॉम अराउंड द न्यूक्लियस, सो आई विल से ये 0.2 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, और ये 0.7 एंगस्ट्रॉम हो गया, इनके बीच में you calculate the area under the graph, that will be your probability of finding the electron between 0.2 angstrom and 0.7 angstrom, ठीक है। So if I ask you where is the probability of finding the electron maximum, हाँ ग्राफ का स्केल, एक्चुअली आपने सही क्वेश्चन पूछा पूर्वा, ग्राफ का स्केल इस तरीके से नॉर्मलाइज करा जाता है such that area under this graph, total area कितना हो जाएगा, what should be the total area under this graph? Can anyone guess what should be the total area under this graph? Sir, near 100%. Near 100%, like 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना, या ऑलमोस्ट 1, right? So area under the curve, total area under the curve should be 1. So that is how the scale of the graph is actually determined, ठीक है पूर्वा, उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट नॉर्मलाइजेशन बिट राइट नाउ। आप ये जरूर नोटिस कर सकते हो, कैन यू नोटिस दिस लोकेशन जहां पर ये ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा है, तो दिस इज द लोकेशन वेयर द probability of finding the electron is maximum, ठीक है। ये जो 0.59 एंगस्ट्रॉम आया, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द, यू कैन से लोकेशन, आई वुड से location where probability of finding 1s electron is maximum, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए था, ठीक है। अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, ठीक है, तो उसके लिए फॉर हीलियम प्लस लिखो या फॉर एनी
single electron species when this is calculated. ठीक है, तो ये जो लोकेशन होगा, ठीक है, आर मैक्स का मतलब क्या हो गया? लोकेशन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन z आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक। So do we have a value for the probability around 0.5 to 9 Armstrong? हाँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको वो इंटीग्रेशन करना आता नहीं है। मतलब अगर आपको सो एग्जैक्टली 0.529 एंगस्ट्रॉम पे कितना होगा वो मैं आपको कभी नहीं बता सकता। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फंक्शन है साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ? 0.529 एंगस्ट्रॉम से लेकर से 0.530 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेट्स से यू आर टेकिंग 0.001 एज दैट इंटरवल। ठीक है, तो उस इंटरवल में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Okay, sir. So it would be like over 90% or anything? नहीं, बिल्कुल। चलो, आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा है। सो अब कई बच्चों को ऐसा लगता है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, मैं 1s का डायग्राम बनाता हूँ। 1s का डायग्राम ऐसा था, है कि नहीं? Yes, sir. ये मेरा न्यूक्लियस वाज एट द ओरिजिन और ये 1s ऑर्बिटल का डायग्राम था। नाउ इफ आई आस्क यू, ये जो बाउंड्री सरफेस बनाई है, ये कितने डिस्टेंस पे बनाई है फ्रॉम द न्यूक्लियस? तो इसमें कई बच्चों को ये डाउट आता है, या उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है दैट दे से कि सर ये A0 है, लाइक दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसा नहीं है। नो, दिस इज नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये जो ऑर्बिटल की बाउंड्री बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा आ जाए, है कि नहीं? ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है वो यही होता है ना, दैट inside this boundary the probability of finding the electron is 90%. Yes, sir. Yes. तो ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है? ये कैलकुलेट करा जाता है, आप नोटिस करना यहाँ से, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 0.9, लिमिट 0 से लेकर दैट वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, वो आर की वैल्यू निकाली जाती है जहां से 0 से लेकर आर के बीच में 90% प्रोबेबिलिटी कैप्चर हो जाए। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आपको करना आता नहीं है। ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू डू दैट इंटीग्रेशन, बट अगर जिनको आता है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो आर की वैल्यू आती है, ठीक है, आई विल टेल यू दिस आर की वैल्यू विच कैप्चर्स 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इट कम्स आउट टू बी, आई थिंक, एक मिनट देना, मैं वैल्यू देख के बताता हूँ आपको। Just give me one moment. I'll tell you the value. 2.66 angstrom. ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनता है, इसकी जो बाउंड्री सरफेस है वो 2.66 एंगस्ट्रॉम पे बनती है। ठीक है, एंड जो आर मैक्स है वो तो यहीं पर आ जाता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर इज वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। लाइक न्यूक्लियस से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और फिर डिक्रीज होती है, इस तरीके से रहता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, आपको ये 2.66 वाला वैल्यू याद नहीं करना, बट एटलीस्ट जहां पे मैक्सिमा है वो वाला वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये जरूर याद रखना। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट बाउंड्री सरफेस वैल्यू। ठीक है, गुड इनफ? Sir, Thank you. so the value, so the probability of finding electron is greater than 90% within that entire boundary, but it will be maximum at 0.529 angstrom, right? राइट, सर, तो प्रोबेबिलिटी आप नोटिस कर रहे हो ना,
Yeah. at different location from the nucleus the probability is different. यहाँ पर कम है, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर कम होना शुरू हो गई वापस से. So at different location the probability is different. ठीक है. Now overall probability of finding the electron between 0 and infinity is 1. Yes, sir. ठीक है. So when we are drawing the boundary surface diagram, we want to draw a boundary जहाँ के अंदर we are saying that we are capturing more than 90% chance or probability of finding the electron. That is where the boundary surface diagrams are drawn. Yes, I understood. Thank you. ठीक है. हाँ हाँ बिल्कुल करेगा गार्गी. मतलब वो मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया था 2.66 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अगेन किसी और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए करेंगे तो उसमें डिवाइड बाय z हो जाएगा. बट दैट इज ओनली फॉर 1s इलेक्ट्रॉन. सिर्फ 1s के लिए बताया मैंने. 2s का अलग होगा, 3s का अलग होगा, क्योंकि सबका वेव फंक्शन अलग होता है ना. तो आपको सबके ऐसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर 1s ऑर्बिटल का ये मैक्सिमा का वैल्यू. ठीक है. So here we are referring to electron as a wave, right? या मतलब सो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इसके बारे में वी कांट टॉक अबाउट द लोकेशन. ठीक है. क्योंकि वेव का कोई फिक्स्ड लोकेशन थोड़ा ना होता है. वेव तो पूरा स्प्रेड अराउंड रहता है. Yes, sir. ठीक है. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मैक्स बॉर्न ने बोला कि यू नो इफ वी वर टू स्विच बिटवीन द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर, then that connection is established by my interpretation that square of the amplitude is going to be directly proportional to the probability of finding the electron. Okay, sir. Got it. ठीक है. नाउ अगर मैं आपको यही वाला ग्राफ अब 2s ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो कैसे करोगे? यू विल फॉलो द ट्रेंड और पैटर्न. क्या क्या पैटर्न था 2s ऑर्बिटल के लिए बताओ जरा मुझे. टू एस ऑर्बिटल के लिए कैसा होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ओरिजिन. Origin. ठीक है. वंडरफुल. देन कितनी बार ये कट करेगा एक्स एक्सिस को? One time. वन टाइम करेगा, क्योंकि इसमें एक रेडियल नोड आएगा. तो देखो ये इंक्रीज करा और फिर डिक्रीज करके कट कर गया. ठीक है. अभी नेगेटिव में मत जाना, मतलब लाइक ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव में नहीं जाएगा. ठीक है. यहाँ पे एक बार कट कर गया, अब फिर से इंक्रीज करेगा एंड देन फिर इवेंचुअली वापस डिक्रीज करेगा, क्योंकि फार फार अवे तो ग्राफ अप्रोचेस 0, है ना. तो ये इस तरीके का ग्राफ रहेगा. अब इसमें लर्निंग आपके लिए ये रहेगी एक कि जो ये पीक्स का साइज है ये इंक्रीज करता जाएगा. जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले डिक्रीज कर रहा था ना. लाइक इफ यू रिमेंबर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था जो पहले दो ग्राफ्स थे, साई आर और साई स्क्वायर आर वाले ग्राफ में. यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो जाती है पैटर्न. यहाँ पर ये साइज ऑफ द कर्व्स दिस इंक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. ऐसा क्यों होता है वो तो मैथ्स है, उसके पीछे का वेव फंक्शन है. आपको अगर क्यों का आंसर चाहिए तो प्लॉट करना शुरू कर दो. आपको इक्वेशन पता ही है, प्लॉट करो और खुश रहो. ठीक है. मैं तो आपको पैटर्न नोटिस करवा रहा हूँ. समझ में आया? चलो 2p का बता दो. 2p का कैसा रहेगा? हाउ वुड द 2p ग्राफ वुड बी ऑफ दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? Sir, I think it will be similar to 1s. Yeah, because it will start from origin only, right? There is no this thing, no radial node, right? And far far away it is again going to approach 0 only, right? So ये आपका 2p का हो गया. चलो 3s का गैस करो. 3s का कैसा होगा? It will cut 2 times. ड्रॉ करो, ड्रॉ करो. लाइक ड्रॉ पेन एंड पेपर. आई होप आप लोग गार्डन में नहीं बैठे हो, स्टडी टेबल पर हो, पेन पेपर है आपके हाथ में. फटाफट फटाफट आज चैप्टर खत्म करना है हमको.
ऐसा बन रहा है सबका ग्राफ? हाँ सर। Yes, sir. ग्रेट, ठीक है, So I had a doubt, sir. बोलो बोलो। So over here, when we increase the number of nodes, sir, does the area under one peak like decreases, or like does it remain same? Just we are drawing in the same graph. नहीं 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 नहीं, मतलब अगर मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, ठीक है, थोड़े से टाइम मतलब लाइक इफ आई ड्रॉ लाइक, आप आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, बट ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में। इफ आई वाज टू ड्रॉ देम ऑन द सेम ग्राफ, आप नोटिस कर रहे हो ऐसा 1s का रहेगा, ये 2s का 2p का ऐसा रहेगा, तो इनका स्केल वगैरह सबका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। Okay, sir. अभी यहाँ पर मैं सिर्फ नेचर ड्रॉ करा रहा हूँ, ठीक है, नेचर कैसा रहेगा ग्राफ का, ठीक है। Yes, sir. Thank you. अच्छा चलो 7f ऑर्बिटल के बारे में बता दो, 7f का कैसा रहेगा, ठीक है। ये 3p और 3d का तो समझ में आ ही जाएगा ना, किसी को कोई डाउट थोड़ा है 3p 3d में, आई थिंक फेयरली सिंपल है। 7f का बता दो कैसा रहेगा। So it will start from origin, cut the x-axis at 3 points, and the amplitude of the curves will increase. Correct. ठीक है, ड्रॉ करा बाकी लोगों ने भी। एटीन्थ के एग्जाम में ये तो पूरा आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट नहीं। अच्छा 18th का जो एग्जाम रहेगा, 18th का एग्जाम जो है आपको उसका टॉपिक मतलब सिलेबस दे दिया है क्या? The mole concept there. हाँ, तो मोल कंसेप्ट ही आएगा ना, ठीक है, मोल कंसेप्ट ही आएगा। इस वाले चैप्टर का मैं आपको अलग से एक जो बचा हुआ हमारा पार्ट है उसका क्विज कराऊंगा, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, Yes, sir. उसके ऊपर मैं अलग से आपको एक क्विज करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रखूंगा वो क्विज को, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। ऑल राइट, ये वाला बन गया 7f का, ऐसा ही बन रहा है सबका। चलो ग्रेट, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ डेट आपको, नेक्स्ट संडे रख लें, शुड वी कीप नेक्स्ट संडे, लाइक कमिंग संडे। आपका कोई और क्विज टेस्ट थोड़ा है? इज देयर सम अदर क्विज टेस्ट लाइंड अप? No. नहीं है ना, ठीक है, ग्रेट। So next Sunday as in 11th, right? नेक्स्ट संडे मतलब 11th, यस। तो आपका ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्विज रहेगा, ठीक है, डी ब्रॉगलीज और उसके आगे का। नहीं गूगल फॉर्म का नहीं रखेंगे, पनीशिया वाला रखेंगे, प्रॉपर पनीशिया पर जो रहता है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। थोड़ा सा डिफिकल्ट रखूंगा मैं, लाइक डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का रखूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो आज के लेक्चर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे जाओ। क्विकली गिव मी एन आंसर टू दिस क्वेश्चन।
नहीं गार्गी, आपका करेक्ट नहीं है। हाँ, खुश, चित्राक्ष, ध्रुव, देव, अश्लेषा, मुर्तजा, अमोक, गरिमा, नैन, आप लोगों का करेक्ट है। राइट हर्ष, राइट रिया, राइट निशद। डी ऑप्शन होगा ना इसमें, काफी सिंपल है ये तो। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4D का, तो 4D में कितने रेडियल नोड्स होंगे? 4D हैज जस्ट वन रेडियल नोड। तो एक ही जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा होगा ना एक्स एक्सिस को। रेडियल नोड की काउंटिंग करनी होती है ना। ठीक है, आया ये वाला समझ में? किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, चलो ये वाला करो, मैच द कॉलम। और 1 to many मैपिंग हो सकती है, मतलब एक ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस को मैप कर सकता है। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है हर्ष। ऑलराइट, डिस्कस करें क्या रहेगा आंसर। देखो
ए ऑप्शन का आंसर रहेगा यहाँ पर 1 2 3 रेडियल नोड्स हैं, ठीक है, 3 रेडियल नोड्स, ये नोटिस करने लायक पॉइंट है। एंड आप नोटिस करोगे ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ विल बी पी एस एज इन 4s ऑर्बिटल, ठीक है, जस्ट पी रहेगा, ठीक है। नहीं डी भी, ये एस भी नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है ना, डी का अगर होता तो फिर ओरिजिन से स्टार्ट होता, ठीक है। अच्छा, So why not Q? अगेन बिकॉज क्यू में भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, ठीक है। इट इज ओनली एस ऑर्बिटल जिसमें ये साई वाला ग्राफ जो है ऊपर से स्टार्ट होता है। अब ये सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में कैसा रहेगा, इसमें भी 1 2 3 रेडियल नोड है, राइट। एंड ये वाला ग्राफ तो सबका ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, तो इसमें जो ओनली information which we can understand properly is that there are 3 radial nodes. अब 3 radial nodes मतलब ये कैसा हो सकता है, 4s भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है और 6d भी हो सकता है, तो pqs तीनों रहेगा इसका आंसर, ठीक है। 5p में भी 3 रेडियल नोड्स होंगे ना, 3 रेडियल नोड्स, यहाँ पर भी 3 रेडियल नोड्स, 3s में 2 रेडियल नोड्स रहेंगे, बट 6dxy में वापस से 3 रेडियल नोड्स रहेंगे ना, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट द सी ऑप्शन, एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, तो इसमें हो जाएगा क्यू एंड एस, QNS. क्योंकि एस में तो थीटा और फाई नहीं रहता है, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट नो एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, इट विल बी पी एंड आर, एस ऑर्बिटल्स में नहीं रहता ना, एस ऑर्बिटल्स में देयर आर नो एंगुलर नोड्स, राइट। समझ में आया मैच द कॉलम, किसी को कोई डाउट है इसमें, चलो ग्रेट, ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये 2020 में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो।
राइट, सो इसमें रहेगा सिंगल चॉइस ही है, इट कैन बी जीरो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इट कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल, ये इनकरेक्ट हो गया। राइट, कैसा? क्योंकि आपने देखा था ना ये साइज स्क्वायर वर्सेस आर वाला ग्राफ जो था वो कैसा था, इस तरीके से था 1s ऑर्बिटल के लिए। तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा था? नहीं हो रहा था। ठीक है, देन इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल, ये भी नहीं था। राइट, इन दोनों में ही देयर वाज नो रेडियल नोड। राइट, it can be zero for 3p orbital, yes, it has one radial node. It can never be zero, ऐसा नहीं है ना, it can be, it also has one radial node, वहां पर ये जीरो हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साइज स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, So I have a question in this. बोलो बोलो। So you said that for 2p orbital we are rejecting it because it has no radial node, but can we also take it in a way that like it can never be negative for any value on psi square r, because in that it's squared, so we always take the curves as increasing and positive only. या Okay, thank you. बट ऐसा है ना कि ये जैसे 3p है तो 3p में भी स्क्वायर है। ठीक है, हाँ बट ठीक है, चलो आपका लॉजिक नेगेटिव के ऊपर है। ठीक है ठीक है, साइन स्क्वायर वाले सारे ग्राफ्स तो पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो। ऑलराइट, इसमें आप देखोगे जहां जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा होगा। राइट, साइज स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक एम्पलीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बट दैट्स ओके, वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट द साइज स्क्वायर वैल्यू। तो ए ऑप्शन समझ में आया आंसर?
But sir, we always make the graph of amplitude on the first quadrant, right? Like हाँ, first. तो वो क्या है, देखो इसमें था, इस क्वेश्चन में थोड़ी समझदारी दिखाई है। इस क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करा है। मैं आपको अभी रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ही बता रहा था, है ना? हाँ सर, गॉट इट। ठीक है, तो रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर की लिमिट होती है वो 0 से इनफाइनाइट होगी। रेडियस या डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यस सर। ठीक है। बट अगर जब लेट्स से इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करा जाता है, ठीक है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में साई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, याद है ये वाला मैंने ऐसे करवाया था आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी ऐसा कुछ यस। तो इसमें जो लिमिट्स होती है ना, अगर मान लो आपको लिमिट्स पुट करनी होती है तो x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट, इनके बीच में रहती है, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पर So, ऐसे इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक ग्राफ बनाया गया है। so we are telling it's a Cartesian coordinate system because we have marked the x-axis, right? हाँ हाँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस मार्क किया हुआ है ना इस क्वेश्चन में। Okay, sir. Thank you. एनीवेज देखो, जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, इफ आई वाज सपोज टू ड्रॉ लेट्स से साइज, इसी को देखकर अगर मुझे साइज स्क्वायर एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो वो फिर कुछ इस नेचर का रहेगा, ठीक है। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा लाइक स्क्वायर होने पर, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। ग्रेट, सबका आंसर आ रहा है 2s ऑर्बिटल, है ना। ग्राफ नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एंड एक रेडियल नोड है, ये नोटिस करके वी गॉट द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये थोड़ा सा लेट मी एक्चुअली जूम आउट अ बिट, हाँ, ठीक है। ये इन तीनों कॉलम्स के ऊपर बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट हो जाओ। So, what is written with psi as in the value down on top in the start of the para? लाइक ये नहीं सर, the wave function comma psi, उसके बाद psi के साथ एक, ml, okay. राइट, ये ऐसा रहता है ना, इस वेव फंक्शन के अंदर ये तीनों क्वांटम नंबर्स रहते हैं।
ऑलराइट, 31st वाले का आंसर आया आप लोगों का? ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना है, देखो 31st वाले में करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, और एक ही करेक्ट ऑप्शन है इनमें. सो इफ यू गो एंड लुक फॉर इट, 1 2s, तो ये 1 लिखा है, और 2 1s में क्या रेडियल नोड होता है? No. Nice. ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया आपका. देन बी ऑप्शन पे आप आओगे, 4 4r 3dz स्क्वायर एंड xy प्लेन इज नोडल प्लेन, ये भी गड़बड़ हो गया. लाइक आपको पता है 3dz स्क्वायर में you have nodal cones, you don't have nodal planes, this is not a nodal plane, ठीक है. अच्छा, then 2 2p 2s orbital, 2s orbital has one radial node, yes, and ये क्या p वाला डायग्राम उसको मैच कर रहा है? हाँ. हाँ ये सर. आपको सही लग रहा है, ठीक है, this looks like the correct option. then last वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 3p 2pz, और ये थर्ड वाला, इसमें ये cos थीटा 2pz, तो ये वाला यहाँ तक का पार्ट तो ठीक लग रहा है, ठीक है, बट p ऑप्शन ये जो कह रहा है इसमें मतलब 1 रेडियल नोड है, राइट. तो क्या 2pz ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होता है? Nice. तो ये p वाला इसको गलत बना दे रहा है, ठीक है. तो इसका आंसर आपका 31st का सी ऑप्शन हो जाएगा. व्हाट अबाउट द 32nd ऑप्शन और 32nd क्वेश्चन? इसमें आप वापस से करोगे, एक एक करके ऑप्शंस चेक करोगे. मैं उल्टा स्टार्ट होता हूँ, डी ऑप्शन से स्टार्ट होता हूँ. 1 4r, ठीक है, 1s ऑर्बिटल और xy प्लेन नोडल प्लेन है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. 1s ऑर्बिटल में xy प्लेन थोड़ी ना नोडल प्लेन होता है, ठीक है. देन 1 1p, ठीक है, 1 1p में लाइक 1 का ये 1 हो सकता है क्या, राइट. आप इसमें देखोगे, आप इस वेव फंक्शन को एनालाइज करोगे तो यस, ये मैचिंग कर रहा है, 1 1 से मैचिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें आप देखोगे देयर इज नो पॉलिनोमियल, लाइक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, राइट, एंड देयर आर नो रेडियल नोड्स, राइट, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, n-1 is 0 and n-l-1 is also 0, implies ये 1s ऑर्बिटल का हो गया ना. बट p वाला पार्ट गड़बड़ हो गया, क्योंकि p वाला पार्ट तो कह रहा है कि यहाँ पे नोड होगा, ठीक है. अच्छा, देन 2 1q 2s ऑर्बिटल, तो ये तो 2s का फर्स्ट वेव फंक्शन तो है ही नहीं ना, यहीं पे गड़बड़ हो गया ये तो, ठीक है. 2 का 1 से मैचिंग तो हो ही नहीं रहा है. अच्छा, देन 1 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है. और ये वाला जो पार्ट है, ये आप बोर्स मॉडल से चेक करो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको एनर्जी लेवल्स पता ही है ना, राइट. ये आपको बोर्स मॉडल का इक्वेशन तो पता ही है, दैट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. उससे चेक करो, ये करेक्ट आता है, तो ये आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया इसमें 32 में, ठीक है. इज दिस क्लियर? So I had a doubt in the C option, sir. सी ऑप्शन में 1 और 1 तो मैच कर गया, है ना. Sir, for 1 matching, couldn't we say that the theta and phi are missing? So the 1 and 1 is not. और s ऑर्बिटल भी हो सकता है ना, 2s 3s 4s वो भी हो सकता है ना. हाउ कम इट इज 1s ओनली? तो इसके लिए आई हैव टू असर्टेन बोथ द n एंड द l वैल्यू, Okay, sir. ठीक है. बी ऑप्शन में आप देखो ना हर्ष, 2 और 1, ठीक है, यहाँ पर ये 2 है 2s ऑर्बिटल, और ये जो 1 है ये तो 1s ऑर्बिटल का है ना, तो ये तो मैच नहीं कर रहा ना. Okay, sir.
So, हाँ, so the Q1, the probability of density at the nucleus is proportional to 1 upon A naught का square. Then it is true for which orbital? ये दिक्कत हो जाएगी, आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अब आप 33rd क्वेश्चन में आओगे, 33rd क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, तो मैं एक एक करके चलता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। 1 1 r, ठीक है। 1s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है, यस। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस पर फॉर s ऑर्बिटल्स, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। s ऑर्बिटल में जो ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट होता है ना, साइज स्क्वायर वाला, तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। 2 2 q, ठीक है। 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड है एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज दिस मच। अब ये मेरे लिए चैलेंज हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें आई एम लाइक मुझे 2 से 2 मैच कर रहा है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए तो मुझे वेव फंक्शन दिया हुआ आना चाहिए ना। आई शुड हैव बीन गिवन द वेव फंक्शन, देन ओनली आई कुड हैव बीन एबल टू डू द कैलकुलेशन, है कि नहीं? तो यहाँ इसको मैं डाउटफुल ऑप्शन में रख दूंगा अभी के लिए, ठीक है। फिर 1 3 r, ये तो एब्सोल्युटली गड़बड़ हो गया। 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में थीटा कहाँ से आ गया? ये तो एब्सोल्युटली गड़बड़ है ना, ठीक है। और फिर 1 1s तो मैंने पिछले वाले ऑप्शन में चेक किया था, 1 1s तो करेक्ट था पिछले वाले में। तो यहाँ पे ऑप्शंस की मदद से मैं सी ऑप्शन को मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये समझ में आया? So could you repeat why the B1 is correct? बी वाले में 2 और 2 तो मुझे पता है, 2s ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड होगा, है ना। अब Q वाला पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे लाइक आई शुड बी गिवन द वेव फंक्शन ना, आई शुड बी गिवन द वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल, और उसमें फिर मैं r इक्वल टू 0 पुट करके वहां पर एम्पलीट्यूड निकाल के उसको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूंगा ना, बट वो वेव Yes, फंक्शन sir, दिया got नहीं it. है, और वेव फंक्शन मुझे याद भी नहीं है, Yes, sir, got it. तो ठीक है। देन आई विल टेक हेल्प ऑफ अदर ऑप्शंस टू कम अप विद द आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या कह रहे हो हर्ष? इज ऑप्शन बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर केम? नहीं नहीं नहीं, इसी चैप्टर का ही है, इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। So, हाँ, so here I didn't understand why we are like 2s orbital का वो wave function क्यों नहीं हो सकता, the first one, because for s orbital it is independent of theta and phi, right? अरे वो तो आपने एस आइडेंटिफाई कर लिया, बट 2 वाला पार्ट भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। But like in the test we won't be remembering it, right? That one का क्या होता है and all that. नहीं So नहीं, then you how? are not remembering. I'm just asking you to look at the wave function. The wave function is given to you. Can you see the polynomial part? What is the polynomial part over here? It is just a Oh, constant. yeah, तो उसका डिग्री कितना हो गया? 0। yeah, और okay. कितने नॉन जीरो रूट्स हो जाएंगे उसके? 0। So you put Hmm. that and you get that n का वैल्यू 1 and l का वैल्यू 0। 1s Okay. ये, Yes, I got it. Sorry. ठीक है। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा और आपसे मेहनत करवाते हैं। अच्छा, लेट मी रिमूव द आंसर्स, गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हम्म, ऑल राइट। बताओ जरा। Read each and every word of the question carefully. For 1s electron, what is the probability density? What do you mean by probability density? Psi square. कहाँ पर? Of the electron cloud at the nucleus. At the nucleus मतलब क्या होता है? What is the value of R? ठीक है, 0 मतलब R equal to 0 पर पूछा जा रहा है और आपको वेव फंक्शन दे दिया, तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है और इसमें R का वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो क्या आ रहा है आंसर? So B. एकदम सही। ठीक है, साई दिया हुआ है, उसको स्क्वायर कर देना है और उसमें आर का वैल्यू 0 डाल देना है, क्योंकि न्यूक्लियस में पूछा हुआ है ना कितना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? फॉर 1s इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी कितना होता है? प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके बताया नहीं ना, बट आपको इतना तो याद है, एट न्यूक्लियस 0 होता है। For any orbital, the probability of finding the electron at the nucleus is 0. Although आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती है, बट ये तो आपको बता ही सकते हो ना। अगर मैं पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट r इक्वल टू इंफिनिटी, फार फार अवे, तो भी क्या रहता आपका आंसर? 0। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Sir, I'm slightly confused. In the first one, why was it not 0 if that was also at the nucleus? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो। Okay. ठीक है, यहाँ पर आपको 2s इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजेनिक, मतलब व्हाट डज द वर्ड हाइड्रोजेनिक मीन? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ये आपको इसका रेडियल वेव फंक्शन दे दिया है। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू एज द रेडियल वेव फंक्शन, एंड ये इसका एंगुलर वेव फंक्शन आपको दे दिया है। ठीक है, इसका एंगुलर वेव फंक्शन है, राइट। एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन में थीटा फाई नहीं होता ना, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, आपसे पूछा जा रहा है what is the value of x square plus y square plus x square for any point where the probability density is 0। ठीक है, जहां पर क्या है? probability density is 0।
ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है किसी भी पॉइंट का? R. R. आर स्क्वायर, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर एनी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है ये उस पॉइंट का मुझे आर स्क्वायर बता दो जहां पर नोड है, ठीक है, जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। तो आपको नोड की लोकेशन फाइंड करनी आती है गिवन द वेव फंक्शन? Yes, sir. बताओ जरा। So we in the equation 2 minus sigma we put sigma as 2, and then we put sigma as 2 in sigma is equal to 2 zr upon n a naught, and then we square the whole for परफेक्ट। r square. ये साई स्क्वायर 0 होना है, ठीक है। तो जो साई स्क्वायर है अगर आप नोटिस करोगे इसमें यही वाला पार्ट है जो कि 0 हो सकता है, राइट? बाकी तो कुछ 0 हो नहीं सकता ना, लाइक ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये 0 नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज द वन विच गोज टू 0, implies सिग्मा इज इक्वल टू 2, राइट? और सिग्मा क्या लिखा हुआ है? 2zr अपॉन 2a0, implies r कितना आ गया? a0 अपॉन 2zr, सॉरी 2z, सॉरी 2a0 अपॉन z, है ना? ये आ जाएगा आपका r। तो r स्क्वायर पूछा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये ए ऑप्शन। r स्क्वायर पूछा है ना, ठीक है, समझ में आया? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये 2s का n का वैल्यू 2 रहेगा ना। ठीक है, इज दिस क्लियर? So I had a doubt in how is x square plus y square plus z square equals r square. अरे तुमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा क्या? ये तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था ना, कल नहीं, इनफैक्ट इसके पिछली क्लास में जब हम लोग रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे। ये आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वेक्टर्स में नहीं पढ़ा था? Okay, sir, I remember. ठीक है, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो अभी। एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना और फिर आंसर देना। It is actually similar to the first question only.
राइट, यहाँ पे आया सबको? ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा है। ठीक है, अब नोटिस करना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? साई स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें से कई बच्चों ने मिस कर दिया होगा, ठीक है, बट वो इस क्वेश्चन में कैच है। साई स्क्वायर जो होगा ना, वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ये थोड़ा बोला कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ या एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ। सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी होगी ना। ठीक है, तो दोनों रेडियल और एंगुलर को मल्टीप्लाई करना और फिर स्क्वायर करना। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, और कहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है? एट द न्यूक्लियस, मतलब उसमें फिर आप आर का वैल्यू 0 पुट करना। तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कर पाओगे? So then why did we not consider it in the third part? इन द थर्ड पार्ट करा है ना, मतलब इसमें थर्ड पार्ट में आप ये 0 होगा क्या एंगुलर पार्ट कहीं पर भी? ये तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी वो कहाँ पर होगी? जब रेडियल पार्ट ही 0 हो पाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि 2s में देयर इज नो एंगुलर नोड, देयर इज ओनली वन रेडियल नोड। Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट। ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स्थ वाला, दे एक्चुअली आर द सेम क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था याद रखने के लिए कि ये जो आर मैक्स की वैल्यू है जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था ना, क्या था ये वैल्यू? यू रिमेंबर? मोस्ट ए प्रोबेबल नॉट। राइट, ये ए नॉट अपॉन जेड बोला था याद करने के लिए। राइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पूछ रहा है क्या इसको लाइक शो कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कैसे ये ए नॉट अपॉन जेड आया। तो उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया है, आप लाइक कपल ऑफ मिनट्स निकाल कर मुझे बता पाओगे ये लोकेशन जहां पर मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स 0 होता है ना, यस। और ये y एक्सिस आपको पता है क्या है और x एक्सिस पता है आपको क्या है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके देखो एक बार। ठीक है, और ये वेव फंक्शन लाइक उसका ये जो पी आर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे। दिस इज समथिंग दैट इज रिटन टू यू। इसमें चेन रूल लगेगा। ये चेन रूल लगा के सॉल्व कर पाओगे? जो कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर निकाल दो और बाकियों को जो भी आर वाली टर्म्स है उन पे चेन रूल लगा के सॉल्व करके एक बार फटाफट देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, फटाफट बताओ। So, I didn't understand why R max will be dy by dx equal to 0. अरे, जहां पर मैक्सिमा आता है वहां की कंडीशन होती है ना दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। Okay, sir. Hmm. ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कैलकुलस में? नहीं? Yes, sir. लाइक इफ यू हैव अ ग्राफ y वर्सेस x, देन जो मैक्सिमा या मिनिमा होते हैं वहां पर स्लोप या dy बाई डी एक्स 0 होता है ना। Yes, sir. Got it.
आ पाया किसी को? कर पा रहे हो डिफरेंशिएशन? ठीक है, यू डीवी प्लस वी डी यू चेन रूल लगा के आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये स्टेप देख लेना बाद में। लेट मी मूव ऑन। ठीक है, फटाफट यहाँ पे नोटिस करो नेक्स्ट सब टॉपिक। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हम लोग बना रहे थे, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं उनको टुगेदर एक ही ग्राफ में बनाऊंगा तो वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, जो ये साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वाला ग्राफ था वर्सेस आर वाला, तो ये कैसा, ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ रहेगा। ठीक है, ये 2s का रहेगा ग्रीन वाला, और ये रेड वाला 2p का रहेगा। ठीक है, आपको ग्राफ तो ड्रॉ करने आते हैं, बट मैंने उनको यहाँ पर एक साथ एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके बताया, बिकॉज आई वांट यू टू नोटिस कपल ऑफ थिंग्स। व्हाट इज इट दैट आई वांट यू टू नोटिस? तो फर्स्ट थिंग नोटिस करना, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जो आर मैक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, लोकेशन ऑफ द ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, हम लोग जो लोकेशन की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस की लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द ग्राफ के बारे में नहीं बात कर रहा मैं। That is not my concern right now. I am not bothered about the height of the graph. I am noticing the location जहां पर ये मैक्सिमा आ रहे हैं, at what distance from the nucleus these maximas are coming. ठीक है, that is what I am noticing. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ग्लोबल मैक्सिमा मतलब जैसे आप क्योंकि 2s का ग्राफ देखोगे तो 2s के ग्राफ में आपको दो पीक्स दिख रही हैं, एक ये पीक है और एक ही दूसरी पीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक हायर पीक, नॉट द स्मॉलर वाला पीक। समझ में आया हर्ष ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब? ओके, तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे तो ये ट्रेंड फॉलो होगा हमेशा कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, लाइक इफ आई एम कंपेयरिंग the location where the maximum probability of 1s is, where the maximum probability of 2s is, where the maximum probability of 3s is, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको पता भी था और आपने अभी देख भी लिया, राइट? मतलब अगर मैं आपको पूछूंगा कि 1s के इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और 2s के इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सा ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, तो यू ऑलरेडी न्यू दैट आंसर कि सर 1s ज्यादा पास होगा ना, 2s थोड़ा दूर होगा, 3s और दूर होगा क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। वेल इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता था, यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली आपको दिखा दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए नोटिस करने का। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं बात करूं सेम n की, मतलब आई फिक्स द n वैल्यू, और मैं उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सबशेल है 3s 3p 3d के बारे में लेट्स से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 2s 2p के बारे में नोटिस करो। ठीक है, 2s और 2p के बीच में किसका आर मैक्स छोटा आ रहा है, लाइक छोटा इन द सेंस क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ रहा है। कैन यू सी दैट 2p का आर मैक्स इज लेसर देन 2s का आर मैक्स? ठीक है, यहाँ पे 2p, ये जो रेड वाला ग्राफ है वो 2p का है। 2p का जो मैक्सिमा है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 3s का, सॉरी 2s का, है ना? तो यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करो अब अच्छे से, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो x एक्सिस लोकेशन है, पोजीशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, आर मैक्स जिसको हम कह रहे हैं, फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स इज डिपेंडेंट अपॉन l। ठीक है, l बढ़ेगा आर मैक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेट मी रब द आंसर, just give me one moment, I'll rub the answer. क्या रहेगा इसका आंसर? उल्टा होगा ना खुश?
ऊपर देखो ना क्या लिखा है, एल का वैल्यू बढ़ेगा तो आर मैक्स का वैल्यू कम होगा ना। समझ में आ रहा है हर्ष? सी ऑप्शन हो जाएगा ना। एल का वैल्यू बढ़ेगा तो आर मैक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, ये वाला थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसमें सी इफ यू आर एबल टू गेस, मेक अ जजमेंट। कौन सा किसको करस्पॉन्ड कर रहा होगा? ए बी सी। ये जो आर मैक्स की वैल्यू है ये कंपेयर करवाई जा रही है बिटवीन ए बी एंड सी। 2s का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा? इंट्यूटिवली भी सोच सकते हो आप। किसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा या जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, वाई एक्सिस वाली वैल्यू नहीं कंपेयर करनी है भाई। यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड वाई एक्सिस का वैल्यू, एक्स एक्सिस का वैल्यू देखना है गार्गी। ये एक्स एक्सिस का वैल्यू बता रहा है ना, न्यूक्लियस के पास है कि दूर है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। सी ऑप्शन आंसर आ रहा है? Sir, can you explain this question again? I didn't understand the meaning of the question only. क्वेश्चन में एक ही प्लॉट पर, एक ही ग्राफ पर, ठीक है, 2s का रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करा जा रहा है। ठीक है, यू कैन सी 2s का रेडियल वेव फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। हाँ सर। तो ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ, ठीक है, देखिए सब 2s के ग्राफ्स हैं हाँ। बट डिफरेंट डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हैं। ठीक है, तो मुझे कंपेयर करके मैप करना है कि कौन सी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का होगा। नाउ द Sir, I हेल्पफुल थिंग, understood now. हाँ अभी समझ में I आ, understood now. हाँ, I understood the nuclear charge part. ठीक है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आर मैक्स वैल्यू क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा ना, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू इटसेल्फ। Yes sir. तो A will be Li2 plus, B will be He plus, and C will be hydrogen. C will be the furthest. ठीक है, ये समझ में आया? Yes. हाँ, आप लोग ये भी सोच सकते थे दिव्य, जैसे आपने सही सोचा। मैंने आपको 1s ऑर्बिटल के लिए बताया था ना, 1s 2s के लिए तो नहीं बताया मैंने, 1s के लिए आपको बताया था दैट आर मैक्स वाज एक्चुअली A0/Z। ये थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर आप एक्चुअली 2s के लिए भी फॉलो करोगे तो भी उसमें ऐसा ही रहेगा एग्जैक्टली। ये तो रिलेशनशिप नहीं आएगा बट जो z है उससे इनवर्सली रिलेटेड रहेगा इन 2s। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, ऑल राइट, आज के लिए इतना काफी है। सो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, वो छोटा सा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब आप इसका बचा हुआ बुकलेट जितना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो आप कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट वीक का जो डाउट लेक्चर रहेगा, व्हेन इज दैट डाउट लेक्चर नेक्स्ट वीक? हमारा टिपिकली डाउट लेक्चर सैटरडेज को होता था ना।
Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे विल डिस्कस डाउट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर. ठीक है, अभी के लिए चैप्टर इज डन. एंड जो एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला पार्ट है, इसका बुकलेट से आप जितना भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं सब ट्राई कर लो. ठीक है, वर्क करना शुरू कर दो एंड प्रिपेयर फॉर अ शॉर्ट क्विज या टेस्ट दैट आई विल कीप नेक्स्ट संडे. ठीक है, एंड वी विल आल्सो स्टार्ट मोल कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? वो हर्ष, ये टेस्ट में आएगा, तो टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, चलो बाय बाय.